नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 3 जुलाई 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज बहुत सारा फैक्ट मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यू करके रखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पडगरिया। इन्हीं के अध्यक्षता में अपना काम करना शुरू कर दिया है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ध्यान रखिएगा। इसके जो 16वां वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं। एक फैक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये काम करना शुरू कर दिया है 16वां वित्त आयोग। किस आर्टिकल के तहत इसका संविधान में मेंशन किया गया है? तो अनुच्छेद 280, यानी विकल्प हो जाएगा बी, अनुच्छेद 280। और भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो संविधान का 280 आर्टिकल है, अनुच्छेद 280 है, उसके 1 के तहत जो क्लास 1 है उसके तहत उसका अनुसरण करते हुए जो 16वां वित्त आयोग है, उसका गठन किया गया था। 16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिश ये काम करना शुरू कर दिया है। जो इसकी सिफारिश होगी, ध्यान रखिएगा, जो 16वां वित्त आयोग है इसकी सिफारिश होगी वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और अगले 5 साल तक ये काम करती रहेगी। यानी 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग का जो सिफारिश है लागू हो जाएगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पडगड़िया है और 5 साल तक, आगे 5 साल तक कार्य करता रहेगा। इसका कार्य क्या है? 16वें वित्त आयोग का कार्य ही है कि जो राज्य और केंद्र है दोनों के बीच में जो रेवेन्यू होता है उसका बंटवारा करता है, रेवेन्यू शेयर करता है, कर और आय का वितरण करता है। यह निर्धारित करना संघ और राज्यों के बीच की करों का वितरण किस संविधान का जो भाग 12 है उसी का जो अध्याय फर्स्ट है उसी के अंतर्गत करों का वितरण करता है राज्य और केंद्र के बीच में। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जून 2024 में जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर सकल मासिक संग्रह 1.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% तक की वृद्धि दर्शाता है। इसे कब लागू किया गया था? यानी जीएसटी को कब लागू किया गया था? इसे 7 साल पूरा भी हो गया है। ये 7 साल में इसका जो कलेक्शन है, मासिक संग्रह जो इसका दिखाया गया है 1.74 लाख करोड़ रुपए है। और पिछले वर्ष की तुलना में ये वृद्धि कितनी हुई है? जीएसटी कलेक्शन की 7.7% की वृद्धि हुई है। इसे लागू किया गया था 1 जून 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2018 को, 2 जुलाई 2019 को। तो विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। और भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2016 में, ध्यान रखिएगा, 2016 में संविधान में 101वां संशोधन हुआ था। संविधान में 101वां संशोधन हुआ था। तो 101वां संशोधन में जो अधिनियम बना था उसी अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया है। जीएसटी को लागू कर दिया है। जो जीएसटी करदाता है उसका आधार अप्रैल 2008 के 1.05 करोड़ से बढ़कर अभी अप्रैल 2024 में कितना हो गया है? अप्रैल 2024 में हो गया है 1.46 करोड़ हो गया है। जीएसटी है क्या? जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जो गुड एंड सर्विसेज टैक्स है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी है। यह एकीकृत कर प्रणाली है जो विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो अप्रत्यक्ष कर कई प्रकार के लगाए जाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाए जाते हैं, उसको सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है ऑल ओवर इंडिया में, जीएसटी। जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से वसूली जाती है। राज्य की तरफ से जो जीएसटी वसूली जाती है उसे यस जीएसटी कहा जाता है। जो केंद्र की तरफ से जीएसटी वसूली जाती है उसे सी जीएसटी कहा जाता है। तो जो केंद्र की तरफ जीएसटी कलेक्शन किया जाता है उसमें से कुछ रेवेन्यू शेयर किया जाता है। इसके लिए जो संवैधानिक परिषद यानी कि जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया है उसी अधिनियम के तहत। जो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 है, संशोधन अधिनियम 2016 है, उसी के तहत जीएसटी परिषद, संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। वो आर्टिकल था 279A। ये आर्टिकल जोड़ा गया। इसके तहत जो जीएसटी परिषद है इसको एक संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। जो जीएसटी परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? राज्य सरकार के तरफ से जो प्रमुख सिफारिश की जाती है या राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। राज्य की तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो राज्य की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है इसके सदस्य होते हैं। समय समय पर ये अपना डिसीजन और निर्णय लेती रहती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से, हाल ही में किस देश में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला
मस्तिष्क प्रत्यारोपण कारगर साबित हुआ है? किस देश में साबित हुआ है मिर्गी दौरे को कंट्रोल्स करने के लिए? डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेट्स ब्रेन इम्प्लांट्स हुआ है। फ्रांस में, जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी यानी कि ब्रिटेन में। और भी कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले एक किशोर है जिनका नाम था उरान नोल्सल्स। उरान नोल्सन विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे पर कंट्रोल पाने के लिए उनके मस्तिष्क के अंतर्गत ये जो डीबीएस सिस्टम है, डीबीएस सिस्टम है जिसे कहा जाता है ब्रेन डीप ब्रेन स्टिमुलेट डीप ब्रेन स्टिमुलेस यानी कि जो डीबीएस एक उपकरण है उसे इम्प्लांट किया गया है उनके ब्रेन के अंदर। ये जो डीबीएस है ये जो अन्य प्रकार के रोग हैं जैसे कि पार्किंसंस डिजीज हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गया, उस प्रकार के जो विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, उसमें भी ये काम करता है अच्छी तरीके से। यह उपकरण जो मस्तिष्क में गहराई तक जो विद्युत संकेत होते हैं, जो इलेक्ट्रिक संकेत सिग्नल होते हैं, वो भेजता है। तो नोल्सन के दिन के समय जब होने वाले दौरे जो 80% है, ध्यान रखिएगा, जिनके ब्रेन में जो उरान नोल्सन है इनके ब्रेन में जो डीबीएस सिस्टम एक डिवाइस है इसे इम्प्लांट किया गया था। तो उनके अंदर जो दिन के अंदर जो उनके दौरे होते थे, जो मिर्गी के दौरे आते थे, उससे 80% तक ये रिड्यूस कर दिया है, यानी कि 80% तक कम कर दिया है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसके इस उपकरण को शल्य चिकित्सा के द्वारा यानी कि ब्रेन की सर्जरी करके खोपड़ी के अंदर ही प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्क्रू की सहायता से उसे स्थिर रखा जाता है। किस प्रकार से स्क्रू टाइट कर दिया जाता है वो रहता है। नोल्सन की सर्जरी के बाद जब वो ठीक हो गए तो इस डिवाइस को चालू कर दिया गया। जब उनकी सर्जरी ठीक हुई तो डिवाइस को चालू कर दिया गया ब्रेन के अंदर। इसे वायरलेस हेडफोन रिचार्ज किया जाता है, वायरलेस हेडफोन के द्वारा इसे रिचार्ज किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगाया हुआ है। ये यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये है लगा हुआ है डीबीएस ब्रेन इम्प्लांट सिस्टम्स। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। हूल दिवस के बारे में जानेंगे, 30 जून को मनाया जाता है। तो झारखंड में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1855 में, ध्यान रखिएगा, जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था उसे संथाल हुल की वर्षगांठ का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसे ही संथाल हुल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे शुरुआती का किसान विद्रोहों में से एक इसे माना जाता है। ये संथाल हुल है कौन, इनके बारे में समझते हैं। 1855 में संथाल हुल साम्राज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था जिस संथाल हुल के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व चार भाइयों ने मिलकर किया था। चार भाइयों में एक है सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू, और इनके दो बहनों भी थे जिनका नाम फूलो और बानो था, फूलो और झानो था। दो बहनें थे फूलो और झानो, और इसके बाद चार भाई थे सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू। ध्यान रखिएगा, अगर ये नाम भी फैक्ट पूछ देता है कि ये चार भाई किस विद्रोह से संबंधित है, तो संथाल जो हुल विद्रोह है उससे संबंध रखते हैं। तो इन्होंने, संथालों ने अपने जीवन का जो आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू है इसकी रक्षा करने के लिए ऊंची जातियों, जमींदारों, दरोगाओं और साहूकारों, जिन्हें व्यापक रूप से उन्हें एक शब्द से इस्तेमाल किया जाता था इन संथालों के द्वारा, दीकू कहा जाता था, बाहरी लोगों को ये लोग दीकू कहते थे, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। 1800, इस विद्रोह की उत्पत्ति कब हुई थी? 1832 में। कुछ क्षेत्रों में को वर्तमान झारखंड संथाल परगना यानी इसे दामिनी कोह के रूप में भी सीमांकित किया गया था। यह क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों से संथालों को आवंटित किया गया था। हालांकि भूमि हड़पने और जो बेगारी है यानी जिसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं उसके दमनकारी प्रथा का पालन करते थे, जो दो प्रकार की थी, एक थी कमियोती, एक थी हरवाही। कमियोती, हरवाही, दो प्रकार की बंधुआ मजदूरी वहां पर कराई जाती। मुर्मू बंधुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 60,000, ध्यान रखिएगा, 60,000 संथालों का नेतृत्व किया था, 60,000 संथालों को इकट्ठा किया था और विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ। फिर वहीं 1855 में सिद्धू, और उनके बाद जो 1956 है कान्हू को, 1955 में सिद्धू को, और फिर उसके बाद 1819 में 1856 को कान्हू को, इन दोनों भाइयों को फांसी दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सिद्धू को 1855 में, 1856 में कान्हू को, दोनों भाइयों को फांसी दे दिया जाता है। फिर एक्ट भी बनता है एक, एसपीटी और सीएनटी अधिनियम। ये क्या है? अंग्रेजों द्वारा 1876 में ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे एसपीटी के नाम से जाना जाता है, आदिवासी भूमि या शहरी भूमि
को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दिया गया था। मतलब कि जो गैर आदिवासी लोग हैं या शहरी या ग्रामीण हो, उन्हें ये जो भूमि नहीं दी जाएगी आदिवासियों की। इस अधिनियम के अनुसार भूमि केवल उत्तराधिकार में ही प्राप्त की जा सकती है, जिससे संथालों को अपनी भूमि पर स्वयं शासन करने का अधिकार बनाया गया था। वहीं बिरसा आंदोलन जब शुरू हुआ था, बिरसा आंदोलन के बाद 1908 में, ध्यान रखिएगा, 1908 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे सीएलटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। जिला कलेक्टर के अनुमोदन से ही एक ही जाति के और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी कि जो जिला कलेक्टर है, उसके अनुमति के बाद जो अगर अपनी भूमि बेचना चाहता है तो अपनी ही जाति के लोगों को बेच सकता है, और एक दायरे में बेच सकता है कि इस सीमित क्षेत्र को आप बेच सकते हो। आगे है, हाल ही में पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी में T-75 टैंक बह जाने से 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। श्योक नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, चेनाब नदी की और झेलम नदी की। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए, और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति श्योक की कहाँ हुई है और कहाँ से कहाँ ये फ्लो करती है। तो जो श्योक नदी है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडस रिवर से ये गई है, इंडस रिवर से। ये काराकोरम जो रेंज है, यहाँ पर देखिए, ये है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में यहाँ पर ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एक छोटा सा ग्लेशियर है, जिसे रिमू ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जिसे रिमो ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इस रिमो ग्लेशियर से श्योक रिवर्स निकलती है, यहाँ पर काराकोरम रेंज से होते हुए फिर यहाँ पर आती है। आने के बाद जो लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख की जो नुब्रा वैली है, यानी कि नुब्रा वैली, नुब्रा जो घाटी है, उसमें आकर, नुब्रा घाटी में ही आकर जो इंडस रिवर्स है, यानी कि जो सिंधु रिवर्स है, इसी में ये फ्लो कर, यानी कि मिल जाती है। ये इसकी एक सहायक रिवर्स है, यानी कि सिंधु नदी की एक सहायक रिवर है श्योक रिवर्स। नुब्रा नदी श्योक नदी की एक सहायक नदी है। यहीं पर छोटी सी एक और भी रिवर्स है, यानी कि जिसे नुब्रा रिवर्स के नाम से जाना जाता है। नुब्रा रिवर्स भी ये श्योक रिवर्स की सहायक रिवर्स है। नुब्रा रिवर श्योक रिवर की सहायक रिवर है। जो श्योक रिवर्स है, ये सिंधु नदी, सॉरी, जो इंडस रिवर्स है, यानी कि जो सिंधु नदी है, उसी की सहायक रिवर्स है। कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं। जो श्योक है, ध्यान रखिएगा, जो श्योक रिवर्स है, जिसके नाम पर यह नाम रखा गया है, श्योक भारत के लद्दाख का जो नुब्रा घाटी है, उसी में श्योक नदी के तट पर स्थित है। श्योक एक गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ से जो निकलती है, छोटा सा गांव है, इसी के नाम पर ही ये श्योक रिवर्स है, इसका नाम रख दिया गया है। यह लगभग 3700 मीटर्स है, लगभग 3700 मीटर्स, यानी अगर फीट में बात किया जाए तो 12100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह भारत चीन सीमा के पास स्थित है। जो सैन अड्डे हैं, दौलत बेग ओल्डी रोड है, उसी से होकर जो सड़क गुजरती है भारत के आखिरी हिस्से में, वहां से होकर ये रिवर्स फ्लो करती है। तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्थित शहर है कोझिकोड, जिसका भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य का शहर बन गया है? तमिलनाडु में स्थित है कोझिकोड शहर, केरल में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश। तो विकल्प हो जाएगा 20, यानी कि कोझिकोड में स्थित है शहर कोझिकोड है, केरल में स्थित शहर है कोझिकोड, जो भारत का पहला यूनेस्को का साहित्य शहर बन गया है। इसके बारे में थोड़ा और भी फैक्ट जान लेते हैं। यूनेस्को का जो साहित्य का शहर कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का जो साहित्य का कार्यक्रम है, ये रचनात्मक शहर नेटवर्क का एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को का साहित्य शहर कार्यक्रम नेटवर्क है, इसे 2004 में शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और वर्तमान में यह लगभग वैश्विक स्तर पर 350, ध्यान रखिएगा, 350 यूनेस्को का जो रचनात्मक शहर है वो बना दिया है। मतलब 350 रचनात्मक शहर को लिस्टेड कर चुका है यह। इसके सदस्य देशों की अगर बात किया जाए, किसके, जो यूनेस्को का साहित्य का शहर कार्यक्रम है, उसके सदस्य देशों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। यूनेस्को की अगर बात किया जाए, यूनेस्को दुनिया भर के जो शहर है, उनके सांस्कृतिक योगदान, परंपराओं के आधार पर डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य और मीडिया कला, संगीत और लोक कला जैसी श्रेणियों में रचनात्मकता के आधार पर शहरों को कैटेगराइज करता है और उसे मान्यता देता है। वार्षिक सम्मेलन शहरों का भविष्य के टिकाऊ शहरों के निर्माण, ज्ञान, अनुभव और अच्छे तरीकों से जो साझा करता है, उसे एक ये मंच प्रदान करता है। इस वर्ष जो यूनेस्को का साहित्य शहर कार्यक्रम है, इसका जो विषय रखा गया है, विषय ध्यान रखिएगा, अगले दशक के लिए युवाओं को मंच पर लाना है। अगले दशक के लिए युवाओं को मंच पर लाना है, यह इसका मतलब विषय है, थीम है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में आया हरिकेन बेरिल्स, ये एक साइक्लोन है, हरिकेन ब्लेनिंग किस शहर में बाढ़ ला दिया है? न्यूयॉर्क शहर में, कैलिफोर्निया में, बारबाडोस में, सिडनी में। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी। आइए जानेंगे जो हरिकेन है और साइक्लोन जिसे साइक्लोन है, चक्रवात जिसे कहते हैं, फिर जो इसके बाद टाइफून होता है, इसके बारे में समझते हैं कि ये इसका नाम अलग-अलग क्यों है, ये किन महासागरों में इसकी उत्पत्ति होती है। फिलहाल जो हरिकेन्स बेरिल्स आया है, हरिकेन्स बेरिल्स आया है, इसकी उत्पत्ति अटलांटिक महासागर का जो कैरेबियन सी है, वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बढ़ते-बढ़ते कहाँ गई है? न्यूयॉर्क के शहर की तरफ बढ़ रही है, न्यूयॉर्क शहर की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर जो कैरेबियन सी है, इसी में स्थित एक शहर है जिसका नाम है बारबाडोस। वहीं पे इंडियन क्रिकेट टीम वहीं पर अपना फाइनल मैच भी खेल रही थी। 29 जून को फाइनल मैच भी वहां पर हुआ था। इंडियन क्रिकेट टीम भी चक्रवात यानी कि जो हरिकेन बेरिल है, इसके कारण वहीं पर फंसी हुई है। तो आइए इस चक्रवात के बारे में समझ लेते हैं। तूफान बेरिल बारबाडोस, सेंट विंसेंट और जो ग्रेनेडाइंस और ग्रेनेडा, ये जो शहर हैं, 3-4 शहर हैं, इसमें बाढ़ ला दिया है। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो हरिकेन्स होता है, हरिकेन यानी कि जिसे तूफान के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? समुद्र का जो टेम्परेचर है वो गर्म होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए समुद्र का सतह। और फिर आर्द्र और नम हवा होनी चाहिए, आर्द्र और नम हवा होनी चाहिए। ये अगर रीजन है, ये सब फैक्टर्स है, तभी चक्रवात की उत्पत्ति यानी हरिकेन की उत्पत्ति होती है। तो ये जो अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सी में जो उत्पत्ति होती है साइक्लोन की, जिसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ये चक्रवात, टाइफून, हरिकेन से इन तीनों में अंतर क्या है? इस अंतर के बारे में समझ लेते हैं। नाम उनके स्थान और निर्माण के आधार पर भिन्न-भिन्न नाम इसके रखे गए हैं। तूफान जिसे हरिकेन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हरिकेन कहा जाता है, ये अटलांटिक महासागर या मध्य या पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में विकसित होने वाला तूफान है। इसकी गति लगभग 74 मील प्रति घंटा है, मील प्रति घंटा है, या इसे किलोमीटर में अगर डिवाइड किया जाए तो 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हरिकेन्स चलता है। वहीं अगर पूर्वी एशिया में बात किया जाए तो जब पूर्वी एशिया में यही तूफान आता है, जैसे फिलीपींस और वियतनाम और चाइना के तट के पास आता है, तो इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। इसे पूर्वी प्रशांत महासागर में और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो तूफान यानी साइक्लोन विकसित होता है, उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। वहीं जो हिंद महासागर, जो इंडियन ओशन या दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण साइड में विकसित होता है, दक्षिणी हिंद महासागर और हिंद महासागर में विकसित होता है, तो उसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है, उसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इस शहर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है बर्बाडोस शहर, जहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम 29 जून को अपना फाइनल मैच टी20 का खेला है और टी20 को जीत भी लिया है। इंडियन टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में अपना जीत लिया है। तो यहाँ पर था हरिकेन वेरिल्स। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में अपने भाषण में विद्वान योद्धाओं की जो सैन्य अवधारणा है उस पर प्रकाश डाला गया है? तो बी आर चौधरी हैं, वीके सिंह हैं और उपेंद्र द्विवेदी हैं, पीएम मोदी हैं। तो किनके द्वारा कहा गया है? तो एयर मार्शल हैं, चीफ एयर मार्शल हैं, जिनका नाम है बी आर चौधरी। इन्हीं के द्वारा विद्वान योद्धाओं का कंसेप्ट पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए समझते हैं, सबसे बड़ा फैक्ट है विद्वान योद्धा, यह है कौन, किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एयर चीफ मार्शल हैं, जिनका नाम है बी आर चौधरी। हाल ही में एक कार्यक्रम में इन्होंने अपने भाषण में जो विद्वान योद्धा है, इस सैन्य अवधारणा यानी सैन्य जो कंसेप्ट है, इस पर प्रकाश डाला है। ये जो विद्वान योद्धा होते हैं, ये होते कौन हैं, इनके बारे में जानेंगे। यह एक सैन्य पेशेवर होते हैं जो आज जटिल और गतिशील सुरक्षा वातावरण में बौद्धिक कौशल को युद्ध कौशल के साथ जोड़ते हैं। मतलब कि जो बौद्धिक रूप से भी सक्षम सैनिक हैं और उसके बाद जो अच्छी तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, तो उन्हीं को एक विद्वान योद्धा की तरफ से, मतलब कि युद्ध लड़ने में भी ट्रेंड है काफी अच्छे तरीके से, उनका मानसिक स्थिति यानी कि बौद्धिक रूप से भी ट्रेंड है, तो वो एक योद्धा है जिन्हें बौद्धिक योद्धा के रूप में इन्होंने नाम लिया है कि एक एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी के द्वारा एक बौद्धिक योद्धा कंसेप्ट लाना चाहिए, जो हर प्रकार के जटिल और जो मतलब जटिल और जो मतलब कि विपरीत कंडीशन है, उसमें भी एक अच्छा वातावरण बना के रखें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।